नमस्ते, मैं अरुणा त्यागी। आज हम चर्चा करेंगे उस मामले की जिसने कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर व्यापक बहस छेड़ दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर न्याय के मंदिर में ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ है। तो क्या अब ये केवल एक औपचारिक बनकर रह गया है या फिर लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया है? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा जी। सबसे पहले आपका अनकोट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो हम सभी ने देखा और ऐसा एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ। तो क्या ये अपने आप में एक सिर्फ हंसी का पात्र बनकर रह गया है या फिर लोगों का न्याय प्रणाली से पूरी तरह से भरोसा उठ गया है? आप इसको कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं सर? अरुणा, गिनती की तरफ से अगर देखें, गिनती के हिसाब से देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, 3-4 बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा। और 2009 में एक घटना मुझे याद आ रही है। जस्टिस पसायत थे, कोर्ट नंबर 4 में बैठे थे। वहाँ पर मुंबई का एक मामला आया था और वहाँ पर महिला ने चप्पल फेंक दिया था जस्टिस पसायत के ऊपर। तो ये पहली बार नहीं हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि हाल के दिनों की घटना है, ऐसी बात नहीं है। और वो तब निश्चित तौर पर फ्रस्ट्रेशन की वजह से बात हुई थी। वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल था, इसे बंद कर दिया गया था और वहाँ से बड़े लोग आते थे, तो इस तरह से चीज़ें हुई थी। कल की घटना, शुक्रवार की जो घटना है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कम से कम अलग अलग की बातें हो रही हैं, उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि न्यायिक अव्यवस्था से उपजी हुई हताशा की वजह से बात हुई है जी। मैं इसे फिलहाल नहीं मान रहा हूँ इस बात को, इसलिए कि जो कल की घटना है उसका वीडियो वायरल है, सब लोगों के पास वीडियो पहुंचा हुआ है। उसमें आप जब देखोगे तो एक वकील है जो आता है कोर्ट में, और कोर्ट में आने के बाद जस्टिस विश्वनाथन की बेंच है, और आने के समय उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि वो यही करने आया है, पहली बात। दूसरी बात, वो आता है तो जिस ढंग से वो कोर्ट को संबोधित करता है, कोर्ट पूछती है, जज ये पूछते हैं कि आप इसमें पेश हो रहे हैं नाम लेकर के, तो प्रबल प्रताप तो कहता है कि यस। सामान्यतः कोर्ट में जब वकील पेश होते हैं तो यस के साथ मी लॉर्ड, माय लॉर्ड ऐसा बोला जाता है। तो शुरू से ही फ्रस्ट्रेट सा दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने उससे और कुछ सवाल नहीं पूछा। कोर्ट ने कोई सवाल नहीं पूछा जिससे कि कहा जा सके कि इतना फ्रस्ट्रेट हो गया वकील। और उसके तत्काल बाद वो ये कहता है कि मुझे जो कहना था कह दिया, और ये मैंने जो कहा हुआ है मेरी फाइल में हुआ है। और उसके बाद से वो फाइल पेजेज हैं सो उछाल देता है बेंच की तरफ। और उसके साथ ही वो चीफ जस्टिस, जो कि वहां पर नहीं है, उनकी बेंच नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं थे कल उस बेंच पे, और उनको एक गंदी गाली देता है। और फिर उसके बाद से सिक्योरिटी वाले उसे लेके चले जाते हैं। अब जो बात आ रही है कि उसे कहा जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है, व्यवस्था के प्रति फ्रस्ट्रेशन है, उसको ऐसे समझना है कि कैसी व्यवस्था, कैसा फ्रस्ट्रेशन। उस केस की बात हम करें तो उसमें वो किसी साइबर सिंडिकेट के मामले में किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने के लिए हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। उसके बाद से अपील में आया था, वकील है, पिटीशन इन पर्सन है, वकील है, उसे न्यायिक प्रक्रिया पता है। तो हाईकोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आकर के आपको न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको अपील में अपनी बात रखनी है। तो बात रखने की शुरुआत भी एक तरीका होता है। वहां पर आप कहते हैं जुडिशियल सर्वेंट्स, एड्रेसिंग जजेस टू जुडिशियल सर्वेंट, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कोर्ट का एक डेकोरम होता है, उसे उसको देखना होता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मैं समझ पा रहा हूं कि वो ये मानकर चला था कि ठीक है, हाई कोर्ट ने तो डिसमिस कर ही दिया इसलिए कि पिटीशन में मेरिट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट भी तो यही करेगा, तो इससे बेहतर हम क्यों नहीं इस मौके को वो करें और हम कुछ ऐसा करें जिससे हम वायरल हो जाएं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पिछले दिनों एक घटना घटी जहां सुप्रीम कोर्ट में एक बुजुर्ग एडवोकेट ने तत्कालीन सीजेआई के ऊपर जूता फेंक दिया था। बहुत शर्मनाक घटना थी। और उस जज पर जूता फेंकने की घटना को इस देश की बड़ी आबादी ने सेलिब्रेट किया था। और आपने देखा कि रातों रात वो संजय किशोर ऐसा कुछ नाम था उसका, वो वकील रातों रात हीरो बना दिए गए थे। तो जब ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ सेलिब्रेट की जाएंगी, ऐसे लोगों को हीरो मान लिया जाएगा, तो लोग उससे मोटिवेट होंगे ही। मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन ही है, ये मोटिवेट हुआ और उसके बाद इसने
इस तरह की वो की, इसको मैं हताशा इसलिए नहीं देख सकता हूं कि इसलिए कि हताशा वाले केसेस मैंने देखा। हताशा तो तब होती है ना कि 20 साल किसी माँ बाप ने अपनी बेटी के रेप और हत्या के मामले में केस लड़ा और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। केस ने वहां पर आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। हताशा तो वहां होती है ना, यहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन सर, इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तक अपना आखिरी आदेश सुनाया तब तक एक व्यक्ति की तो उम्र चली गई। 40 साल किसी को न्याय मिलने में लगा, किसी को 80 साल न्याय मिलने में लगा। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर पाता है इस चीज़ से, जब कल जैसी घटनाएं होती हैं, चप्पल फेंक देने वाली घटनाएं होती हैं, तो लोगों के मन में ये चप्पल और कल जैसी घटनाओं से जोड़ करके वो उस दौर को गिनते हैं कि इतने साल हमको न्याय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि यही वो फ्रस्ट्रेशन है, यही वो हताशा है। ठीक है, इसको देखने के लिए देखा जा सकता है, लेकिन जरा सोच के देखिए कि आप घर से निकलती हैं और 20 मिनट के रास्ते को पूरा करने में आपको 1 घंटे सवा घंटा निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है, जाम लग जाता है। फ्रस्ट्रेट तो हम तब भी होते हैं, तो क्या करें? गाड़ी से कुछ चलते हुए चले, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस आए उसको गोली मार दें या दूसरे की गाड़ी में धक्का मार दें। किसी भी इस तरह के अपराध को हताशा से अगर हम उसकी एक्सक्यूज करेंगे, हताशा के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, फिर तो कोई कहने वाले ये भी कहेंगे कि इस देश में किसी प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई इसलिए कि प्रधानमंत्री के किसी फैसले से, किसी पॉलिसी से, किसी फैसले से वो लोग इतने हताश थे कि उन्होंने गोली मार दी। जस्टिफाई करेंगे फिर आप? किसी मुख्यमंत्री की हत्या कर दी गई इसलिए कि वो किसी उसके किसी फैसले से वहाँ कोई किसी क्षेत्र विशेष के लोग, किसी जाति धर्म विशेष के लोग फ्रस्ट्रेट थे इसलिए उन्होंने गोली मार दी। तो क्या हम इस तरह की घटनाओं को अव्यवस्था की हताशा कह करके इसको जस्टिफाई करते रहेंगे? मेरे हिसाब से नहीं, पहली बात। दूसरी बात, न्यायपालिका की बात है। आपको जब व्यवस्थापिका, आप विधायिका, आपको कार्यपालिका, सबसे जब आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो आप देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ देखते हैं। और इस तरह की घटनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यायपालिका हाल के दिनों में लोगों की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं देख रहा हूं। दूसरी बात कि न्यायपालिका गैर जरूरी न्यायपालिका से टिप्पणियां आती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कई बार ऐसे मामले जिस पर न्यायपालिका के द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वहां न्यायपालिका उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। कई बार गैर जरूरी मामलों पे लंबी सुनवाई होती है। जरूरी और जनहितैषी मामलों में अदालत कई बार पूछ लेती है कि यहाँ क्यों, हाई कोर्ट चले जाइए, वापस लौटा देती है। कई बार इस तरह की टिप्पणियां आती है। कॉकरोच मूवमेंट आपके सामने है, जहां पर देश के मुख्य न्यायाधीश ने देश के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे संबोधन का इस्तेमाल किया, एक आंदोलन खड़ा हो गया। मैं मानता हूं कि न्यायपालिका लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, जुडिशरी के भीतर से भी आवाज आई। मैं मानता हूं कि गैर जरूरी मुद्दों पर सुनवाई हो रही है, जरूरी मुद्दों पर समय के भीतर सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन क्या हम इसके चलते जजों पर हमले करें, होने दें, न्यायपालिका पर हमले होने दें? इस तरह से अगर हम जस्टिफाई करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस बात को आप मानिए कि जो न्यायपालिका को नहीं मानता, जिसको भरोसा नहीं है न्याय पर, उसे भी अदालत में जाना पड़ता है। और एक बात मैं और बताता हूँ, मुझे बात जो समझ में आती है कि जब संवैधानिक संस्थाओं से आप जनता पूरी तरह से हताश हो जाती है ना, तो भी उसे अदालत की तरफ देखना पड़ता है। आपातकाल से लेकर अब तक जहाँ भी लोगों की उम्मीदें टूटती हैं ना, वहाँ पर न्याय की किरण उसी न्यायपालिका से आती है। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका का इकबाल हमेशा बना रहना चाहिए, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। हाँ, इस पर बहस हो सकती है कि न्यायपालिका को भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जजों को भी अपने भीतर झांकने और अवलोकन करने की जरूरत है कि आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह का कृत्य को किसी भी तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हताशा की आड़ में इस तरह की घटनाओं को कि जो वकालत लोग कर रहे हैं, जो एक और बात मुझे कहनी जी, सुनील, जो एक वकील ने पहले जो जस्टिस गवई पर जूता फेंका था, वहां पर जिन लोगों को वो घटना बुरी लगी थी, वही लोग, उन्हीं लोगों को इस घटना में हताशा से उपजी हुई प्रतिक्रिया समझ में आ रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो तब इसलिए हुआ था कि उसने, उस वकील को तत्कालीन सीजीआई की टिप्पणी, भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी उसे पसंद नहीं आई थी। तो दक्षिणपंथी लोगों ने उस घटना को सेलिब्रेट किया था। उस समय लिबरल्स ने कहा कि नहीं, ये न्यायपालिका पर हमला है,
सीजेआई पर इस तरह का हमला नहीं किया जाना चाहिए। और वही लिबरल्स, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि हाँ इसमें कोई बात नहीं, इसलिए कि ये तो हताशा से उपजी हुई प्रतिक्रिया है। मतलब ये कि आप अपने चश्मे को समय समय से बदल रहे हैं, अपनी विचारधारा के हिसाब से बदल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये ऐसी घटना है जिसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए, जिसे किसी तरह से बेहद justify शर्मनाक बात है सर ये, कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि कल के बाद से बहुत सारे जो युवा हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगत सिंह आज हमको याद आ रहे हैं। दूसरा एक पिक्चर का एक डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिली है लेकिन न्याय नहीं मिला साहब। और अब जो कल हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं और इसके बीच में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सीजेपी जैसी पार्टियाँ चली आई, तो इस तरह की बयानबाजी जब इधर से आती हैं तो क्या ये उपज सही नहीं बैठ पाती है? मैंने कहा कि न्यायपालिका को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मैंने कहा कि न्यायपालिका को जनोन्मुखी होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को न्यायपालिका से जो के प्रति जो विश्वास था उसमें कमी हो रही है, और इसके लिए न्यायपालिका को सोचने की जरूरत है। लेकिन हम इसके लिए, इसकी आड़ में हम इस तरह की घटना को, इस तरह के एक्ट को, इस तरह के कृत्य को किसी भी सूरत में उसे हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, जैसा आपने कहा, आप अब जैसे कि आप कोई कहेगा कि हाँ ये भगत सिंह की तरह से, हाँ भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंक दिया था। नहीं, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, अपनी सरकार है, प्रत्येक व्यवस्थाओं में गलती होती है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बदलती हैं, जुडिशरी में कमियां होती हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जब मैं कहता हूं कि जुडिशरी में कमियां होती हैं, तो एक समय जब पूरे देश में आपातकाल के दौरान लोग हताश हो गए थे, उस समय भी जस्टिस खन्ना थे जिनसे उम्मीद की किरण जगी थी। इस समय भी जब पॉलिसी को लेकर ढेर सारी कमियां होती है, अचानक कोई जज आता है और वो कहता है कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था है सो असंवैधानिक है। इस समय व्यवस्था होती है जब देश में कोविड के दौरान लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे और सरकार वैक्सीन के लिए चार्ज कर रही थी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत खड़ी हो गई कि नहीं, आप लोगों से इसके लिए पैसा नहीं ले सकते। तो अदालत समय समय पर अपना काम करती है। तो जब ये सारा, एक तो हमारी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, इसलिए कि बाकी कार्यपालिका और विधायिका की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, बाकी सारी संस्थाओं की स्थिति बहुत खराब है, तो ले दे के हमारी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन समझा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों के ग्रीवांसेस समझा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह के और जजेस पे इस तरह के हमले को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और एक बयान मैं देख रही थी, और हालांकि ये जनता के बीच से ही आया सर। लोगों का ऐसा कहना है कि जब नेताओं के ऊपर इंक डाली जाती है तो वो कोर्ट चला जाता है, इसके लिए लड़ता है। जज कहाँ जाएगा? जजों से जब बात करते हैं ना हम, देखो जज जो होते हैं ना वो दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, तो जजों की टिप्पणियों को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। कई बार जजों के मुंह से वैसी ही बातें निकल जाती हैं। हमारे राजनेता जिनको हमने वोट दे करके मंत्री बनाया, हमारे वोट से मंत्री बने, वो ब्लैक एंड व्हाइट में सीधे सीधे टीवी कैमरे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने के बाद से वो बाद में कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। न्यायपालिका को वो नहीं है, वो सहूलियत नहीं है, उतना प्रिविलेज न्यायपालिका नहीं है। तो वो उनके साथ दिक्कत क्या है कि उन पे आजकल हमले ज़्यादा बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया के ज़माने, इसलिए कि सब कुछ ओपन हो गया है। पहले जैसे मैंने कहा कि मैं जब 2009 की बात कह रहा हूँ कि जस्टिस प्रसाद पर महिला ने जूता फेंक दिया था, वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि उन दिनों लाइव सोशल मीडिया और नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी, कैमरा अलाउ नहीं था, हम लोग फोन लेकर अंदर नहीं जा सकते थे। उस समय हमारे पास फोन जो भी था हम बाहर रख के जाते थे, तो फोटोज नहीं आते थे। आजकल सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी में न्यायपालिका की भी जिम्मेवारी है कि आपको ये देखना पड़ेगा। इस घटना की बात पर नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इसमें क्या हताशा है, लेकिन बहुत सारे मामले में देखता हूँ जहाँ पर हताशा दिखती है। और अरुणा, मैंने सुप्रीम कोर्ट को देखा है, 2 तस्वीरें मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। 2 तस्वीरें में जब सुप्रीम कोर्ट में आया था 2007 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में, तो पहली तस्वीर जो मैंने देखी वो एक आदमी भगवान दास रोड जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य द्वार के सामने से सड़क निकलती है, वो अस्पताल का आया हुआ, मुझे लग रहा था कि अस्पताल से लौटा हुआ आदमी था, इसलिए कि उसके हाथ में कुछ एक्सरे सीटी स्कैन की कोई फाइल रखी थी। सुप्रीम कोर्ट से गुजरते हुए उस आदमी ने उस फाइल को ज़मीन पर रखा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ ऐसे हाथ जोड़ करके, जैसे मंदिर के सामने से गुजरता हुआ एक श्रद्धालु
अपने काम से जा रहा होता है और मंदिर को, भगवान को देखते हुए हाथ जोड़ लेता है। एक तस्वीर मेरे दिमाग में आज भी कौंधती है। और उसके कुछ दिन बाद एक और तस्वीर दिखी थी कोर्ट नंबर 1 में, जो CGI का कोर्ट होता है, कि एक महिला थी मेरे बगल में, मैं उनके बगल में बैठा था, खड़ा था, वो भी खड़ी थी, और वो हाथ जोड़ी थी ऐसे और कुछ बुदबुदा रही थी, ठीक वैसे जैसे भगवान के मंदिर के सामने बुदबुदाया जाता है। उत्सुकता हुई, कोई और केस चल रहा था, उस केस से जुड़ी हुई नहीं थी, उनका केस लगा होगा। निगाह गई ऊपर से नीचे तक, मैंने जज करने की सामान्य होती है हम लोग कि भाई कौन है ये। देखा पैर उनका नंगा था, उन्होंने पैर में कुछ नहीं पहन रखा था। इसका मतलब कि उन्होंने जूता चप्पल जो भी पहना होगा बाहर निकाल के आई थी। साउथ इंडियन लग रही थी मुझे, और ऐसे हाथ जोड़ के जिसे भगवान से प्रार्थना किया जाता है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि लोगों को न्यायपालिका के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, अदालतों के प्रति, जजों के प्रति कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा है। और जब ये आस्था टूटती है, दरकती है, कम होती है, तो पीड़ा होती है। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं वो पीड़ा है, वो पीड़ा की अभिव्यक्ति है, वो फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है कि जिससे हम उम्मीद करें। आपने एक कोई फिल्म आपने देखी थी ना, अमिताभ बच्चन की फिल्म है जो नास्तिक हो जाता है, वो कि आज के बाद हम तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। तो ये कुछ उसी तरह का है कि न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, इसलिए लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। न्यायपालिका भी कई बार वही भाषा बोलती है जो हमारी कार्यपालिका बोलती है, जो हमारी सरकारें बोलती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है। और एक बार नहीं, कई बार ऐसा, मैं तो खड़ा होकर कई बार ऐसा बोला कि जिस मामले में तत्काल सुनवाई की ज़रूरत होती है, सुमोटो लेने की बात होती है, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करना चाहिए, उस मामले में अदालत याचिका आने पर भी संज्ञान नहीं लेता और गैर जरूरी मामलों पर लंबी लंबी सुनवाई होती है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर मुझे लगता है कि न्यायपालिका को आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, या ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, भविष्य में ऐसी स्थिति न आए इसके लिए। प्रभाकर जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की घटनाएं जब आती हैं, और अब जो दूसरी बार की घटना हुई है, न्यायपालिका खुद एक हंसी का पात्र बनती हुई जा रही है लोगों के मन में, और विश्वास तो कहीं ना कहीं खत्म ही हो रहा है, और हंसी का पात्र सबसे ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है? नहीं है, हो रहा है। हाल के दिनों में की घटना और याद दिला दूं मैं, NCERT किताब में न्यायपालिका में करप्शन को लेकर एक चैप्टर लग गया, और हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत इतना आहत हुए कि उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका के प्रति षड्यंत्र है, और जिन लोगों जो भी षड्यंत्र में शामिल होंगे उनको हम खींच के लाएंगे, उनको पनिश करेंगे, और तमाम बातें हुई थी। और उसके बाद से कमेटी बैठ गई, वो चैप्टर हटा दिया गया कि मार्केट में जब किताबें गई थी सब वापस ले ली गई, क्योंकि न्यायपालिका में आप भ्रष्टाचार की बात नहीं कर पाएंगे। तो हंसी तो आती है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करो। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करने वाले को मत खत्म करो। आपको तो काम वो करना है ना कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है क्यों, उसको एड्रेस करना है। न्यायपालिका की कमियां क्या है, उसे एड्रेस करना है। न्यायपालिका में पेंडेंसी कितनी है, अदालतों में पेंडेंसी कितनी है, उसको कम करना है। न्यायपालिका वहां पर फैसले की जगह पर न्याय मिले। अदालतों में कहा जाता है कि अदालतों में फैसले होते हैं, न्याय नहीं मिलता है, उसको कैसे एड्रेस करना है कि न्यायपालिका में अदालतों से लोगों को, आप अदालतों से फैसला नहीं सुनाइए, अदालतों में लोगों को न्याय दीजिए, इसके लिए करना है। तो एक बहुत ही बड़ा पहलू है, इसके बड़े एस्पेक्ट हैं। इस पर मुझे लगता है कि सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब मुझे लगता है कि हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारी विधायिका भी, जजों को भी सोचने की ज़रूरत है, और समाज को भी, कि हम अपने हिसाब से, मैं एक ही बात कहता हूँ कि अदालत में दो पक्ष जाता है, एक जीतता है और एक हारता है। हारने वाला अदालत पे तमाम तरह की बातें करता है, दोनों आदमी तो जीत नहीं सकता ना। तो हारने वाला जजों के खिलाफ टिप्पणियां करता है, अदालतों के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियां करता है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, बेस्ट एग्जाम्पल है, एक जज साहब रिटायर हुए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब रिटायर हुए, उनसे मिलने गया था, कुछ इंटरव्यू करना था, बहुत दुखी थे। हमने कहा क्या हुआ सर? कहे कि अभी एक आदमी आया था, आपने देखा उसे? हमने कहा भी जो निकल गया। कहा हाँ, ये आदमी आया था और मेरा पैर छू के नमस्ते कहा और धन्यवाद कहा। हमने किस बात के लिए? उसने कहा कि माय लॉर्ड, आप रिटायर होने के पहले एक आपने सज़ा सुनाई थी हत्या के मामले में, लाइफ सेंटेंस। क्या? हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो सर वो मैं इसलिए कहने आया हूँ कि वो दरअसल मैं इस मामले में असली गुनाहगार मैं था, जिसे आपने सज़ा सुनाया वो निर्दोष था। तो उसने कहा कि तो अब मुझे क्यों बता रहे हो? तो कहा कि लगा कि मैं आपको अब सच बता दूं ताकि मेरे दिल पर जो बोझ है सो हल्का हो जाए। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे दिल का बोझ तो हट गया, अब मैं इस बोझ के साथ आजीवन रहूँगा, उसका क्या? तो ये हमारा समाज है। अदालत में जिसको न्याय मिल जाता है
ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता है। हम बड़े हाई प्रोफाइल केसेस देखते हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आम आदमी के न्याय से, आम आदमी की पहुंच से न्याय बहुत दूर हो गया है। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसको सबको एड्रेस करने की, सबको सोचने की ज़रूरत है। और हमारी आखिरी उम्मीद, मैं हमेशा से कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, संविधान का रक्षक कहा जाता है। संविधान का रक्षक कहने का मतलब हुआ कि वो लोकतंत्र का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, उससे इतनी उम्मीदें हैं, तो माय लॉर्ड्स को दाहिने बाएं करने की गुंजाइश नहीं है। तो इस बात को माय लॉर्ड्स को समझना होगा और वो कोशिश करनी होगी, इस तरह से एड्रेस करना होगा कि इस तरह के भविष्य में इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं, उस पर विचार करें और आगे नहीं हो ऐसा कुछ। अब मेरा एक अंतिम प्रश्न और है आपसे। कल की जो घटना घटी उसके बाद वही एडवोकेट जिन्होंने दस्तावेज उड़ाए हैं और जिन्होंने जिस तरह से एड्रेस किया है सीजेआई को, तो वो अब न्यायालय ने कहाँ जाएंगे? उनको न्याय कैसे मिलेगा? वो अपने आप को कैसे सामने रखेंगे? ये भी एक विडंबना है कि जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा, जो न्याय को नहीं मानेगा, उसे भी वहीं जाना है। उसे वहीं जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाई, पिछले मामले में उदारता दिखाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाई, कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इनकी हालत देख करके और ऐसा लगता है कि इनके साथ सहानुभूति रखी जानी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि आप कुछ भी कर लें, आप माने या चाहे नहीं माने, आपको जाना उधर ही है। इस बात को समझना होगा और सबको समझना होगा, हमारी सियासत को, हमारे समाज को, आपको, हमको और माय लॉर्ड्स को भी, कि जो नहीं मानता है उसे भी वहीं जाना है। न्यायपालिका से जो शिकायत है उसे भी वहीं जाके कहना है। अगर आपको कहना है कि माय लॉर्ड जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, वहीं कहना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल कहे कि माय लॉर्ड आप मत सुनिए, लेकिन सुनना ही पड़ेगा। ये जज नहीं सुनेगा, दूसरा जज सुनेगा। हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनना तो पड़ेगा ही। तो उससे आपको, ये भी हमारे देश की एक विडंबना है कि आप जिस कानून को नहीं मानते हैं, नहीं मानने से क्या होगा? जिस आप न्यायपालिका को नहीं मानते उससे क्या होता है? आपको मानना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जिसे मानना पड़ेगा। आप संविधान नहीं मानते, लेकिन संविधान से ही आपको चलना पड़ेगा। तो ये भी विडंबना है, उसे जिसको आपत्तिजनक, आप कुछ नहीं करना है। इस बातचीत को क्लोज करने के बाद हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ नहीं करना है। बस एक बार उस 30 सेकंड के वीडियो को आप प्ले करिए, जिस तैश में, आवेग में वकील आता है प्रबल प्रताप, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए। जज ने क्या कहा उसे सुनिए, ये क्या कहता है उसे सुनिए। सुनने में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन बस ये सोच के देखिएगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत है, सामने जज हैं जिनके ऊपर संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी है, जिससे सब उम्मीद लगा के देखते हैं। उसको आप किस तरह संबोधित करते हैं, और साथ ही जिस तरह की भाषा और जो गाली दी गई है, उसको आप अपने बच्चे के साथ देख रहे होंगे ना, तो उसे आपको म्यूट करना पड़ेगा, बीप लगाना पड़ेगा। उसे किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता। चलिए सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा जी, जिन्होंने मेरे तमाम सवालों के जवाब बड़ी गहनता के साथ दिए और एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाया कि आप चाहे कितने भी हताश हो जाएं, चाहे आप कुछ भी कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, लेकिन आपको एक चीज़ जो अपने जीवन में लेकर ही चलनी पड़ेगी, और वो है धैर्य। और कहीं ना कहीं इस धैर्य के साथ जब आप चलेंगे, संयम रखेंगे, तो मुझे लगता है कि चाहे वो फिर घर में हो, परिवार में हो, या फिर देश के कहे जाने वाले न्याय के मंदिर में आप खड़े होंगे, तो धैर्यता के साथ ही आपको अपना जस्टिस, आपका न्याय मिल पाएगा। फिलहाल अनकोट मीडिया पे इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अनकोट मीडिया। नमस्ते।